नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम डिस्कस करेंगे इसी कंटेंट के माध्यम से वह है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 53(1) के तहत राष्ट्रपति जो है वो शासन का वास्तविक प्रधान नहीं होता, फिर भी संघ के जो समस्त पदाधिकारी हैं वे राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं, अधीनस्थ होते हैं। राष्ट्रपति को संघ के कार्यकलाप जानने की शक्ति या कहें अधिकार होता है कि वह प्रधानमंत्री से इस बाबत समस्त जानकारियां प्राप्त करे। अनुच्छेद 124 के तहत वह विभिन्न मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। इन सब के इतर मुख्य रूप से हम राष्ट्रपति की शक्तियों को 3 भागों में बांटकर इस पर बात कर सकते हैं। एक, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। 2, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो विधायन से संबंधित है, कानून निर्माण से संबंधित है। और 3, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ या यूँ कहें उनसे जो न्याय प्रदान करने से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी प्राप्त हैं। इस प्रकार हम 3 जो मुख्य रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों को बांट सकते हैं, अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, वो ये है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पर, या यूँ कहें कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति की। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का मुखिया होता है। हम यूँ कह दें कि वह नाम मात्र का मुखिया हो, लेकिन फिर भी देश का चीफ एग्जीक्यूटिव, राष्ट्र का मुख्य कार्यपालक राष्ट्रपति ही होता है। वह बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स की पावर रखता है। महत्वपूर्ण है कि वह बहुत सारी नियुक्तियों की जो शक्तियाँ हैं वो रखता है। किन किन की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल CAG आर्टिकल नंबर 148 के तहत, आर्टिकल नंबर 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखापाल की नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। विदेशों में राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करेगा। राजनयिक जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करेगा। UPSC के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम IAS का करवाता है, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती से संबंधित जिसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, UPSC, उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देश में चुनाव से संबंधित कार्य करने वाले निर्वाचन आयुक्त व उसके सदस्य, जो निर्वाचन आयोग बना हुआ है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ उसके सदस्य जो हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार वित्त आयोग, भाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों को तथा केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, जो आपके दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि जो हैं, इनमें अभी हम जम्मू और कश्मीर को भी ले सकते हैं। इस तरह के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक महत्वपूर्ण और बात जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर ही संपादित होते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते जो हैं वो किसके नाम पर संपादित किए जाते हैं? देश के राष्ट्रपति के नाम पर संपादित किए जाते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और अशोक चक्र भी राष्ट्रपति के नाम से ही प्रदान किए जाते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति आपको
राष्ट्र का पद्म विभूषण पुरस्कार फलासन के लिए प्रदान करते हैं। इस तरह से कुछ और महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के सभी प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ध्यान दें विद्यार्थियों कि अनुच्छेद 77 के तहत, अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के सभी जो प्रशासनिक कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर संपादित किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्ति है राष्ट्रपति की। अब दूसरा हम लोग आएंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यानी विधायी कार्य या विधायन का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है उससे संबंधित कौन कौन सी राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसके बारे में है 79, जो यह कहता है, आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि संघ की विधायी शक्ति जो है, संघ की विधायी शक्ति राष्ट्रपति और संसद में निहित होगी। किस में निहित होगी? राष्ट्रपति और संसद में निहित होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 और 80 के 3 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के गठन में राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो विभिन्न क्षेत्रों से विशेष ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, वो क्षेत्र हालांकि निर्धारित हैं, वो कभी आपको संसद के बारे में, जब हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तब आपको पढ़ाएंगे। 12 सदस्यों को नामजद करने की शक्ति है। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान और विघटन की घोषणा करने का महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है। अनुच्छेद 108 यानी 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन यदि ज़रूरत हो तो बुलाना राष्ट्रपति की पावर में शामिल होगा। आर्टिकल नंबर 111 यानी 111 या 111 के तहत विधेयकों पर अनुमति प्रदान करने की स्वविवेकीय शक्ति राष्ट्रपति की होती है। वह या तो अनुमति देगा या अनुमति नहीं देगा, या पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, या ना तो लौटाएगा और ना अनुमति देगा, जे.बी. वीटो। ठीक है, ये राष्ट्रपति का जो है स्वविवेक का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 111 और अनुच्छेद नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। ठीक है, वह अध्यादेश निश्चित समयावधि में यदि केंद्र की विधायिका के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो अक्षरशः वह लागू रहेगा कानून बन करके, और यदि तय समयावधि में केंद्र की विधायपालिका द्वारा अगर उसे पारित नहीं किया जाता तो वह स्वतः 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत ऐसे विधेयक जो राज्यों के संबंध में होंगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, यानी उन पर राष्ट्रपति अपनी पूर्वानुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो अपने पास स्वविवेकीय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने पास आरक्षित जो विधेयक रखता है उन पर अनुमति प्रदान करना न करना, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति निहित है और वह अनुच्छेद 200 के तहत है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नामजदगी का महत्वपूर्ण कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति, नामजदगी, नॉमिनेशन, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 117(1) यानी वित्त विधेयक, 117(3) संचित निधि से संबंधित खर्चे, अनुच्छेद 274(1) ऐसे कर और सिद्धांत जिनका संबंध राज्यों को धन वितरण से हो, अनुच्छेद 304 राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार, वाणिज्य और स्वतंत्रता की स्थिति को प्रभावित करने वाले हों, इन सब पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 117(1) वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117(3) संचित निधि से संबंधित खर्च, 274(1) इन सब पर, अनुच्छेद 304 इन सब से संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 123 के तहत वह अध्यादेश की स्थिति, अनुच्छेद 111 के तहत उसे निरपेक्ष, आत्यंतिक जैसे हम कहते हैं, निलंबनकारी और जे.बी. वीटो का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार अब जब हम अगली अन्य शक्तियों की बात करें वो हैं न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियों में हम गिन सकते हैं जजेज की नियुक्ति करना,
न्यायालय से न्यायिक परामर्श प्राप्त करना आर्टिकल नंबर 143 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत यानी 72 के तहत क्षमादान प्रदान करने का अधिकार। यहाँ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भी होता है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम अगर लेना चाहें तो राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्तियां हैं उनमें क्षमादान के अधिकार में लघुकरण, परिहार और निलंबन 3 तरह की बातें हैं। लघुकरण में सज़ा को कम करना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना। परिहार में होता है प्रकृति का परिवर्तन करना, प्रकृति के परिवर्तन को न करके दंड को कम करना, जैसे 10 साल के कारावास को 5 साल के कारावास में बदल देना। और निलंबन का काम जो है, यानी विशेष परिस्थितियों में सज़ा को कुछ समय के लिए बढ़ा देने वाली जो बात है वो निलंबन में शामिल होती है। तो विद्यार्थियों, ये जो है न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की, इसमें केहरी सिंह वाद है और कई सारे और भी वाद है। मारूराम वाद महत्वपूर्ण है, कभी इसके बारे में और हम विस्तृत जानकारी और चर्चा करेंगे। इन तीनों के अलावा राष्ट्रपति की कुछ वित्तीय शक्तियां भी है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक पर पूर्व अनुमति देगा। 112 के तहत बजट संसद के समक्ष वही पेश करेगा। अनुदान की मांग भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ली जा सकती है। संचित निधि पर अगर कोई भी खर्च होगा तब भी पूर्व सिफारिश राष्ट्रपति की आपको लेनी होती है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करने का जो महत्वपूर्ण काम है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही संपादित किया जाएगा। आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रीय आपात, क्रमशः राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विद्यार्थियों, तो ये महत्वपूर्ण शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। मैंने बहुत सारी बातें आपको इस छोटे से वीडियो में, एक छोटे से पीपीटी की सहायता से बनाए गए इस प्रेजेंटेशन में शामिल करने की कोशिश की है। आप इसे 1 से 2 बार, 2 से 3 बार अगर सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारियाँ अच्छे से हो पाएगी, आप उन्हें लिख पाएंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू।